हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी की होली अच्छी रही होगी। रंग बिरंगी होली सबके लिए रंग बिरंगी रही होगी। लेकिन हम लोग अब फिर से एक बार लौट आते हैं अपने सिलेबस पर, अपने कोर्स पर, जिसमें कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में आपके 2020 यानी 2020 के 3 सेट आपके पास पहुँच चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन्हें तैयार भी कर लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना। आज हम आपके पास 2020 केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 4 347 WD, ठीक है ना, WD को सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्या आंसर हो सकता है, क्या क्वेश्चन है ना। मैंने जैसे कि आपसे पहले बताया था कि सेट आपको अनसॉल्व पेपर आपके सामने होना चाहिए। अगर अनसॉल्व पेपर नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहले का है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, ठीक है ना, वो दे रहा है कि किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। इसमें ऑप्शन है 0, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोट के लिए, है ना। लेकिन बात यहां पर आती है बेटा किस कोट की। तो देखिए, अभिक्रिया का जो वेग और वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो उसकी कोटि पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर 0 कोटि की ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा, यानी पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और 0 कोटि के लिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 1 के खा 0 कोटि के लिए। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। पहला ऑप्शन है 0.1 m BaCl2, दूसरा है 0.1 m ग्लूकोज, तीसरा है 0.1 m यूरिया और चौथा है 0.1 m NaCl, ठीक है ना। तो जिसकी आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है उसमें वाष्प दाब अवनमन होता है। तो इसका भी पहला आंसर सही है 0.1 m BaCl2। अब इसमें दो ऑप्शन है बी और सी, ग्लूकोज और यूरिया, इनका आयनन नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयोनाइजेशन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। अब दूसरा था 0.1 m NaCl, इसका आयरन कम होगा, इसमें एक आयन बनेंगे, इसमें दो बनेंगे, इसलिए ये आपका आंसर सही होता है। पहले के गा में चलते हैं। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री नहीं है ना। A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीनों कोण बराबर तो है लेकिन 90 अंश के नहीं है। वह तंत्र है चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। तो ये होता है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले के घा में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है, यानी उत्प्रेरक किस चीज को परिवर्तित करता है। नंबर 1 पर ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा, नंबर 2 पर है साम्य सांद्रण, नंबर 3 ऑप्शन है अभिक्रिया ऊष्मा, नंबर 4 है अंतिम उत्पाद। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को उत्प्रेरित करते हैं। तो इसका जो है पहला आंसर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1 के अंगा पे, ठीक है। आपका है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। पहला ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा कार्बोनिल क्लोराइड, तीसरा डाइक्लोरोमेथेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसको हम फास्जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्जीन। और इसका सूत्र होता है COCl, ठीक है। अब हम इसका ऑप्शन वाले में नंबर 1 के 4 में चलते हैं। कह रहा है एक CH3 का होल थ्राइस N, है ना,
CS3 का होल थ्राइस n दे रहा है और कह रहा है यह एक है प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है या फिर कोई नहीं। तो देखो इसको, इसकी संरचना खोलते हैं, क्या बनेगा CS3N CS3 CS3 है ना। तो जब ऐसी होती है यानी इसका ये सूत्र बना, जनरल फॉर्मूला क्या बनता है R1 R2 R3 और N, R1 R2 R3 है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, तृतीयक एमीन की ऐसी संरचना होती है, ठीक है ना। किसकी होती है, तृतीयक एमीन की ऐसी संरचना होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है। क्वेश्चन है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। एक बार फिर से देखें, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल के लिए Kb का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो हम नोट करते हैं स्मॉल w, विलेय की वैल्यू जो दी गई है वो है 3 ग्राम और विलायक जो है हमारा सॉल्वेंट जो है वो कैपिटल W है वो दिया गया है 50 ग्राम, ठीक है ना। 50 ग्राम वैल्यू दी गई है। का क्वथनांक जो होता है इसमें हमें डेल्टा टी भी निकालना है। 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू यह आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि आप देखिए कि जल का क्वथनांक, ठीक है ना, जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री होता है। अब इसमें दिया गया 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब डेल्टा टी भी जो होता है वो होता है टेम्परेचर में हुई वृद्धि, ठीक है ना, हुई वृद्धि। तो वृद्धि की जल का इतना तो होता ही 100 में से बड़ा कितना 0.51, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी में Kb का मान दिया गया है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल और हमसे कह रहा है अणुभार की गणना कीजिए। फॉर्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W, ये दिया गया है, फॉर्मूला होता है हमारा। अब हम वैल्यू रख देंगे 1000 गुणे Kb का मान है 0.51, ठीक है ना, और इंटू स्मॉल w का मान है 3 अपॉन डेल्टा Tb का मान है 0.51, ठीक है, इंटू और कैपिटल W का मान है 50 ग्राम। तो 0.51 से 0.51 कैंसिल हो जाएगा। अब 50 से अगर हम काटेंगे तो 50 दूनी 120 हो जाएगा। 20 दिया, 20 का 3 में गुणा होगा यानी 20 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 60 अणुभार आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है दूसरे का सॉल्व। अब हम चलते हैं दूसरे के खा नंबर पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, NaCl HCl एवं CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 एंड 91.0 है। CH3COOH के लिए मोलर चालकता की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो हम नोट करते हैं मोलर चालकता, अब देखिए इस क्वेश्चन में मोलर चालकता को प्रेजेंट कर रहे हैं 0m से, कैप m से, ठीक है ना, अथवा हम इसको लैम्डा m भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी मोलर चालकता हो जाएगी, ओके। इसका मान दिया गया है 425.9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। या मोल इनवर्स कर दे तो हमारा ये प्रति का चिन्ह हट जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। NaCl अब हम निकालते हैं, लिखते क्या है, NaCl की सीमांत मोलर चालकता, ठीक है ना। NaCl की सीमांत मोलर चालकता जो दी गई है वो दी गई है लैम्डा m बराबर 126.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये दी गई है। इसी तरह CH3COONA की नोट कर लेते हैं।
CH3COO Na की सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m बराबर, ये कितनी दी गई है वैल्यू 91.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कोलराउस नियम के अनुसार हम चलते हैं। कोलराउस नियम के अनुसार, ठीक है ना, ये कोलराउस नियम का है, अनंतता पर वैद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता के बारे में कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि अनुसार हमें किसकी लैम्डा अनंत CH3COOH की मोलर चालकता निकालना है। ठीक है ना, बराबर आ जाएगा लैम्डा अनंत CH3COONA प्लस लैम्डा अनंत HCl हो जाएगा माइनस लैम्डा अनंत या लैम्डा m। ठीक है ना, मान सकते हैं इसको 0 भी मान सकते हैं, अनंत भी कह सकते हैं, बराबर आपका NaCl माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक साल्ट आता है। ठीक है ना, अब CH3COONA की कितनी है 91.0 प्लस HCl का मान कितना दिया गया है, अच्छा हाँ ये है HCl के लिए, HCl की मोलर चालकता तो ये है 425.9 माइनस NaCl के लिए दी गई है 126.4। अब ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, तो इनको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे 516.9 माइनस 126.4। घटाएंगे तो 9 में से 4 गए 5, दशमलव लगाया, 6 में 6 गए 0, 11 में 2 गए 9 और 4 में 1 गए 390 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। प्रश्न नंबर दूसरे का एंजाइम उत्प्रेरण आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, निकाला जा चुका है, लेकिन इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल के चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। फिर आता है दूसरे का हीलियम के उपयोग, कह रहा है उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो नंबर 1 पर है, चूंकि देखिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है ना, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, उसके बाद ये सबसे हल्की गैस होती है। तो इसका पहला उपयोग होता है वायुयान तथा वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने में। ठीक है ना, अक्रिय गैस होने के कारण और हल्की गैस होने के कारण वायुयान के टायर और गुब्बारों में भरने में काम आती है। नंबर 2 पर है, नंबर दूसरा उपयोग है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर सांस लेने में उपयोग करते हैं, है ना। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर जो समुद्र वगैरह में नदियों में डुबकी लगाते हैं उनकी बात कर रहा है, गोताखोर सांस लेने में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 3 पर आता है आपका अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। नंबर 4 पर आता है आपका कृत्रिम विघटन में यानी नाभिकीय विखंडन क्रिया करवाने में इसका उपयोग होता है, कृत्रिम विघटन में इसका उपयोग। तो ये थे हीलियम के 4 उपयोग। ठीक है ना, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के का पर। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। समपरासरी विलयन, सम माने क्या होता है समान, परासरी माने परासरण। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब
समान होते हैं। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। है ना, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। याद हो गई होगी डेफिनेशन, बहुत छोटी सी है कि ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि 0.1 MCaNO3 का होल ट्वाइस 0.1 MCaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 Na2SO4 का विलयन समपरासरी है। ठीक है ना, का विलयन समपरासरी है। कैसे देखते हैं, अगर हम CaNO3 इसको प्रूव करते हैं, CaNO3 के होल ट्वाइस को अगर हम तोड़ते हैं तो Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस, है ना। Ca मतलब धनात्मक आयन 1 है और ऋणात्मक 2 एकम 2 हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 आयन बनते हैं। कितने बने? 3 आयन बने। और ये लेते हैं हम Na2SO4 को, तो ये बन जाएगा 2Na प्लस प्लस SO4 डबल निगेटिव। अब इसमें Na के कितने आयन बने? 2 और SO4 के कितने आयन बने? 1। तो बराबर कितना हो गया? 3 आयन। कितना हो गया? 3 आयन। दोनों के आयन समान हैं तो दोनों की सांद्रता समान होगी। सांद्रता समान है तो दोनों के परासरण दाब भी समान होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समपरासरी विलयन और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो हमारा दूसरे का खा क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, तीसरे का जो खा है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालक जो है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस में आते हैं। और तीसरे का गा, थर्ड का गा, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, संचायक बैटरी है। ठीक है ना, वैसे चैप्टर नंबर 4 पर मिल जाएंगे, सॉरी 3rd पर, लेकिन संचायक बैटरी आपका हट गया है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं तीसरे के घा पर। उसने कहा नर्स समीकरण क्या है? नर्स समीकरण, तो आपको इसमें बहुत छोटा सा आंसर देना है। क्या होता है आंसर नर्स समीकरण का? E बराबर E0 प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10 m की पावर n प्लस, ये हमारा नर्स समीकरण है। ठीक है ना, यही आपको देना है। आगे इसमें क्या करना है? नीचे लिखना है जहां E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे। E0 बराबर हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। E हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव। R बराबर होता है नियतांक, जिसका मान होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, और T हमारा है परम ताप और N हमारा है, यहां से लिखते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, F हमारा क्या है? फैराडे संख्या होती है, फैराडे संख्या, जिसका मान होता है 96,500 कूलम और log 10 की पावर m की पावर n प्लस, ये होता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। तो जब हम आंसर देंगे तो इस समीकरण को बॉक्स में कर देंगे
और नीचे लिख देंगे वेयर, जहां E इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R नियतांक होता है जिसका वैल्यू ये होता है, T परम ताप है, N अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F बराबर फैराडे संख्या है, 96,500 कूलम। ठीक है ना, लॉग एम की सांद्रता में परिवर्तन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। ठीक है ना, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आइए देखिए। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्योंकि इनके बाह्य दो कोष अपूर्ण, कह रहा वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। प्रत्येक क्यों कहलाते हैं, ये भी बात पूछी जा सकती है। तो इनके बाह्य दो कोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, इनकी 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1 है 3D श्रेणी, नंबर 2 है 4D श्रेणी, नंबर 3 है 5D श्रेणी और नंबर 4 है 6D श्रेणी। ठीक है ना, यानी इन तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है ना, 4 श्रेणियों में बांटा गया। अब इसी में कह रहा है, ये तो हो गया संक्रमण तत्व क्या है, इनके कह रहा है चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण की व्याख्या करना है। तो हेडिंग डाल देंगे चुंबकीय गुण। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, इसमें हम इस तरह लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों के बाह्य कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संक्रमण तत्वों के बाह्य कोष में यानी बाहरी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित मतलब होता है जिसका पेयर ना बने, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, इसलिए यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, और एग्जांपल मान लीजिए कि हमने ले लिया यहां पर Mn25। ठीक है ना, इसका विन्यास करेंगे तो बाह्य कोष का विन्यास आएगा 3D5। अब अगर हम D में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखें तो क्या होता है, 1 2 3 4 5। इधर का विन्यास आप लोगों को आता है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5। तो क्या होता है, संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण
तो देखिए कहा जाता है कि एक प्रश्न बनता है कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, अथवा कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्यों? तो लिख सकते हैं संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, जिससे मुक्त संयोजकताएं उत्पन्न होती हैं। मुक्त संयोजकताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, जिससे मुक्त संयोजकताएं उत्पन्न होती हैं। फलस्वरूप यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यह माने संक्रमण तत्व, इसलिए यानी मुक्त संयोजकताएं होने के कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यह उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का का। क्वेश्चन नंबर 4 का खा कह रहा है फ्रेयान का उपयोग लिखिए, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग चल रहे हैं फ्रेयान के उपयोग में। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि लिखा है फ्रेयान के उपयोग नंबर 1 फ्रिज व एसी में प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडक उत्पन्न करने में होता है। फ्रिज और एसी हमें ठंडक उत्पन्न करते हैं, ठंडक देते हैं, तो इसका उपयोग होता है फ्रिज और एसी में। नंबर 2 एरोसॉल के निर्माण में, लेकिन जब फ्रिज और एसी चलते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्रेयान 12 को मुक्त करते हैं, ठीक है ना। अब ये फ्रेयान 12 जब मुक्त होता है तो वायुमंडल से होता हुआ कह रहा वायुमंडल में विसरित होकर क्षोभ मंडल में चले जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, क्षोभ मंडल में। हमने आपको बताया था कि पूरे जैवमंडल को 4 भागों में बांटा गया, 5 भागों में, क्षोषम आवा है ना, क्षोभ मंडल में चले जाते हैं, जहां से ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, यानी मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। मुक्त मूलक आपने क्लास 11 पढ़ा था, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहां से जैसे ही मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होती, वैसे ही प्राकृतिक ओजोन संतुलन बिगड़ रहा है, मतलब कि ओजोन परत में निरंतर क्षय हो रहा है, ओजोन को नष्ट कर रहे हैं, ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। और ओजोन परत अगर नष्ट हो जाती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे सभी जीवधारियों को त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होने की चांसेस है, संभावना है, ठीक है ना। ये था फ्रेयान 12 के उपयोग और उसका पर्यावरण पर प्रभाव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का गा। कह रहा श्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसी में पहला जोड़ रहा है मेथिलेमीन, या नंबर 2 एनिलीन की एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो हम पहले करते हैं श्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमीन का निर्माण, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल से
कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिलेमीन प्राप्त होता है। हेलो स्टूडेंट्स, यहां पर कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिलेमीन प्राप्त होता है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा CH3COOH। देखिए, इन प्रश्नों में अगर हम ये भाषा नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें इक्वेशन तो लिखनी होगी, ठीक है ना। प्लस N3H, ये हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, और प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की, तो हमें मेथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा भैया? मेथिलेमीन हमें बनाना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3NH2 प्लस N2 और प्लस CO2, ठीक है ना। N2 प्लस CO2, ये हमारा मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है श्मिट क्रिया द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनाना होता है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करवाना होता है, वीडियो बनाते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, पढ़ें और अपने क्लास 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। और वीडियो पसंद आए तो भैया आप लोगों से एक योगदान रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप अभी चैनल में जुड़े हैं तो आप हमारे किसी भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप कम से कम किसी भी चैप्टर की आप थ्योरी को बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं, विधिवत पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं इसी प्रश्न में। आइए लौटाते हैं कि मेथिलेमीन की एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवानी है, ठीक है ना। मेथिलेमीन की, तो मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2, ठीक है ना, प्लस क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस 3KOH। वो भी कैसा लेना है? एल्कोहलीय लेना है, ठीक है ना। कैसा लेना है? एल्कोहलीय KOH लेना है। तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CH3NC प्लस 3KCl, इतना भाग अलग निकल जाएगा, प्लस, ठीक है ना, 3H2O बचना होगा, प्लस 3H2O। ये हमारी हो जाती है क्या? मेथिलेमीन की एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया, ठीक है ना। मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड ये प्राप्त होता है। एनिलीन की, यहां पर भी एनिलीन के बारे में भी ऐसा ही कह रहा है। तो एनिलीन का सूत्र क्या होता है? C6H5NH2 होता है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, सेम अब क्रिया होनी है CHCl3 प्लस 3KOH, एरोमार के ऊपर एल्कोहलीय सॉल्यूशन, और ये बन जाएगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है ना। ये बन जाता है। अब इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा इसका नाम। और जो क्वेश्चन नंबर 4 का घा है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का पर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है अभिक्रिया की वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग है ना। देखिए अभिक्रिया का वेग, इसकी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। ये मैं कुछ चीजें पहले से लिख लेता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि आपका भी समय बच जाए और मेरा भी समय बच जाए, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना।
आप भी समझ सकते हैं 3 घंटे का पेपर आपको 1 घंटे में करके देता हूं। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। अब सांद्रता में चाहे वो अभिकारक की सांद्रता हो या उत्पाद की सांद्रता हो, ठीक है ना। अब इसी के आगे उसने जोड़ा है कि एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और 10 मिनट में 20% पूरी होती है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या, प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्थिति में, ठीक है ना। प्रथम स्थिति में क्या करते हैं कि आपका दिया गया है x इक्वल टू 20%, कह रहा है 20% कंप्लीट होती है ना। तो a इक्वल टू कितना मान लेंगे, 100% मानते हैं। तो a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80% आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 पार्ट में लगाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सवाल है। 80% आ जाएगा a माइनस एक्स की वैल्यू, और टाइम जो है t इक्वल टू दिया गया है 10 मिनट, ठीक है ना, 10 मिनट दे रहा है। अब हमारा जो आपका पता है कि प्रथम कोटि की वेग का समीकरण होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a बटे a माइनस एक्स, तो बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग a का मान है 100 अपॉन 80, a माइनस एक्स की वैल्यू है 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 5 अपॉन 4, ठीक है ना, लॉग 5 अपॉन 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 5 अपॉन 4 का मान होता है 0.0969, ये हमारी वैल्यू हो जाती है किसकी, लॉग 5 की। अब अगर हम इस log 5 अपॉन 4 की वैल्यू इतनी है, अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो 0.022 प्रति मिनट आ जाएगा, ये हमारा k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाती है प्रति मिनट। अब हम चलते हैं सेकंड स्थिति पर, वो हमारी थी फर्स्ट स्थिति, है ना, फर्स्ट स्टेज में। और अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में उसने क्या कहा है कि अब क्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना, यानी कि आपसे x बराबर दे रहा है 75%, ठीक है ना। तो a हम मान लेंगे 100%, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%, ठीक है ना। और आपसे t के मान की गणना टी के मान की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। अब जब हम इतना जानते हैं टी के मान की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। समीकरण हमारा वही होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसके आगे चलते हैं और क्या करेंगे, सारी मान रखते चले जाएंगे। k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 100 अपॉन 25 से काटेंगे तो 4 बचेगा, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 4, ठीक है ना। k की वैल्यू का मान, k का मान ये आया है 0.022, है ना। क्या आया, k का मान 0.022 आया है, तो इसका मान हम रख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं k का मान रखने पर, तो k का मान है 0.022 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.6020, ठीक है ना। पॉइंट के 6020 लॉग 4 का मान होता है, क्लियर हुआ। अब हम इसको लगाएंगे तो अगर हम पक्षांतर करें t इक्वल टू तो 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन ये जाएगा नीचे 0.022, दशमलव के 2 अंक से दशमलव के 3 अंक से 3 अंक आपके हट जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका अगर हम गुणा भाग कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो 63.03 मिनट का समय लगेगा अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में। ये आपका रहा
क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं हम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का खा। इसमें एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि बतानी है, सचित्र वर्णन करना था, लेकिन ये एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आपका चैप्टर नंबर 6 में आता है, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, इसलिए ये आपका 5वें का जो खा है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। ठीक है ना। 5वें के गा में कह रहा है कि उपसय संयोजन संख्या यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता समझाना है और एक उदाहरण के देकर निम्न यौगिकों के IUPAC नाम देने हैं। ठीक है ना। तो ये जो समावयवता है वो तो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, लेकिन IUPAC नाम आपको आने हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो समावयवता नहीं लिखाते हैं और IUPAC नाम लिखाते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल। CO का नाम कार्बोनिल होता है, CO का नाम कार्बोनिल होता है, और 4 लगे इसलिए टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी, तो निकेल 0 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो इधर का नाम IUPAC बनेगा क्या? पोटेशियम। ठीक है ना। क्या होगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो फरेट थर्ड। ठीक है ना। क्या बनेगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो फरेट थर्ड, ये हमारा IUPAC नाम बनेगा। ठीक है ना। 5वें का जो घा है, 5वें के घा में कह रहा है साबुन क्या है, बनाने की विधि, साबुन कठोर जल। ये आपका लास्ट चैप्टर नंबर 17 है, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 16 में दैनिक जीवन में रसायन है, ये आपका टोटल चैप्टर हटाया जा चुका है, इसलिए 5वें का घा भी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। अब हम चलते हैं 6वें के का पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6वें का फिनॉल का डाइओजोनियम लवण तथा क्यूमीन से विरचन की विधियों का वर्णन करना है। फिनॉल की कोल्वे अपक्रिया तथा रीमन टीमैन अपक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है ना। तो फिनॉल का डाइओजोनियम लवण से फिनॉल लिख सकते हैं सीधी सीधी कि डाइओजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना। डाइएजोनियम क्लोराइड का या डाइएजोनियम लवण का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अब क्रिया क्या होगी आइए देखते हैं। N2 + Cl- ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है ना। इसका करवाना है जल अपघटन। क्या करवाना है भैया? जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2O के साथ में, तो क्या प्राप्त होता है? OH, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। प्लस N2 + HCl, बहुत सिंपल सी अपक्रिया है, 1.5 नंबर में पूछी गई है कि डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसी श्रृंखला में नंबर 2 पर क्यूमीन से हमें फिनॉल प्राप्त करना है, तो इसी का ये नंबर फर्स्ट था। अब सेकंड चलते हैं, हेडिंग डालेंगे क्यूमीन से फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल बनाना है हमें, तो देखिए क्यूमीन से फिनॉल बनाने में क्या होगा कि लिख सकते हैं लैंग्वेज में, क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराने पर माध्यमिक यौगिक बनता है। माध्यमिक यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना।
क्यूमीन का ऑक्सीकरण करवाने पर माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। आइए देखते हैं क्यूमीन क्या होता है। रासायनिक समीकरण लिखते हैं CH3CH3 इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे यानी O2 के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, माध्यमिक यौगिक के रूप में कह रहा है, माध्यमिक यौगिक बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। यानी ये ऐसी कंडीशन होगी OOH और CH3 सॉरी ऐसा न लिख करके इसको ऐसा लिखेंगे CH3 क्योंकि दो एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इसका आम्ल की उपस्थिति में यानी H+H2O जल अपघटन करवाते हैं तो बन जाता है फिनॉल। हमें जो बनाना है वो हम बना देते हैं पहले, OH प्लस बन जाएगा CH3CO CH3 एसीटोन भी प्राप्त हो जाएगा और फिनॉल भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो थी फिनॉल बनाने की दो विधियां, ठीक है। इसके आगे चलते हैं तो देखिए इसी क्वेश्चन में जुड़ा था फिनॉल की कोल्बे और रीमर-टीमाइन अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण। कोल्बे अपक्रिया अगर हम करवाते हैं फिनॉल की तो क्या होता है कि फिनॉल OH प्लस इसकी अपक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं तो माइनस का H2O H और OH मिलकर के निकल जाएंगे और प्राप्त होगा हमें सोडियम फेनॉक्साइड ONA, जिसमें O हमारा निगेटिव होता है, Na हमारा पॉजिटिव होता है। इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है ना। सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है जिसकी क्रिया CO2 और नंबर 2 यानी पहले इसके CO2 से अपक्रिया करवाते हैं, तत्पश्चात इसे अम्ल के साथ अपकृत कराते हैं, ठीक है ना। तो जो CO2 है हमारा वो इसकी आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और जो हमारा अम्ल का हाइड्रोजन आयन है वो अटैक करेगा यहाँ। तो इस तरह से जब अटैक करता है तो ये बनता क्या है, ये आपका OH बनेगा और ये बन जाएगा COOH। इसका नाम होगा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। ये थी कोल्बे अपक्रिया। अब चलते हैं रीमर-टीमाइन अपक्रिया में। तो रीमर-टीमाइन अपक्रिया में क्या होगा, फिनॉल OH प्लस क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3 प्लस 3NaOH ले लिया तो इतना भाग हमारा निकल जाता है, ठीक है ना। 3NaCl बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, OH और CHO प्लस 3NaCl, ठीक है। तो ये हमारा होगा सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये था आपका छठवें कक्षा का जो कंप्लीट होगा। अब चलते हैं इसके अथवा पर। क्वेश्चन नंबर 6 के का अथवा कह रहा है एल्कोहल के विरजन की दो विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए उसने किसी भी एक प्रॉपर एल्कोहल के बारे में बात नहीं की कि मेथेनॉल बनाना है कि एथेनॉल बनाना है। उसने 2 विधियों से बनाने की विधि पूछी है और 3 रासायनिक गुण पूछे। तो हम यहाँ पर एक सामान्य अपक्रिया लेते हैं, ठीक है ना, सामान्य अपक्रिया जिससे वर्णन करेंगे, जिसमें आपका पहला कह रहा है हेलो एल्केन से एल्कोहल को बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी RH प्लस KOH। RH हमारा क्या होता है, हेलो एल्केन होता है, ठीक है ना। और KOH का सोल्यूशन हमें लेना है, वो भी जलीय सोल्यूशन लेना है, एक्वाटिक विलयन होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भैया इतना भाग निकल जाएगा, क्या बन गया ROH प्लस KX, ठीक है ना। ROH प्लस KX बन जाता है, ये हमारा हेलो एल्केन से बना हुआ भाग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ पर CH3Cl ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, प्लस KOH ऊपर जलीय विलयन लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या CH3OH प्लस KCl
सी, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो थी विधि नंबर 1। नंबर 2 है एल्डिहाइडों के अपचयन से, ठीक है ना। एक सामान्य एल्डिहाइड मान लो RCHO ले लिया और प्लस H2, RCHO प्लस H2, और इनका जो अपचयन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो बनता है RCH2OH। फॉर एग्जाम्पल R की जगह पर अगर हम CH3 ले लेते हैं तो CH3CHO प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये बन जाएगा हमारा CH3CH2OH, ठीक है। खराश हो गई भाई। इसी में कहना है इसके 3 रासायनिक गुणधर्म लिखना है, तो किसी भी एल्कोहल के बारे में हम रासायनिक गुणधर्म लिख सकते हैं। उसने प्रॉपर नहीं पूछा तो मान लो कि अगर हमने यहाँ पर ROH ले लिया, क्या ले लिया भैया, ROH ले लेते हैं, PCl5 से अपक्रिया करवाते हैं तो प्लस PCl5 से, आपने लिखा है ना रासायनिक गुणधर्म में PCl5 से क्रिया, तो ये बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये रासायनिक गुणधर्म होगा। यानी कि PCl5 से क्रिया कर एल्किल क्लोराइड बनाता है। अगर हम यहाँ पर कॉमन रिएक्शन के रूप में NH3 से क्रिया करवाते हैं, अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, किससे हम करवाते हैं, अमोनिया से, तो हमें एमीन प्राप्त होता है RNH2, ठीक है ना, प्लस H और OH मिलकर के H2O बना है, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। एस्टरीकरण करवाते हैं ROH प्लस ऐसा लिखते हैं एस्टर के लिए CH3COOH प्लस ROH, तो ये बन जाएगा क्या, CH3COOR प्लस H2, ये प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया छठवें का अथवा एल्कोहल के विरचन की विधियां और उसके 3 रासायनिक गुणधर्म। छठवें के खा का पहला कह रहा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। एसीटोन CH3COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH, एरो मार्क बन जाएगा CHI3, आइडोफॉर्म बनेगा प्लस आइडोफॉर्म बनेगा प्लस 3NaI आपका बाहर हो जाएगा, 3NaI प्लस CH3COONA प्लस बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं 4 और 1 5, यहाँ पर 2 निकल गई मतलब कि 3 बच गए तो 3H2, ये आपकी पहली अपक्रिया हो जाती है। दूसरी अपक्रिया में कह रहा है कि फार्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाया जाता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH प्लस फेहलिंग विलयन का सूत्र है CuO। इसमें फेहलिंग विलयन मिलाएंगे तो बनेगा क्या, Cu2O का रेड PPT यानी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है Cu2O का, प्लस आपका H2O प्लस CO2 अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, ये प्राप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कह रहा है बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल हो जाता है, ठीक है ना। इसको अगर हम अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो पहले तो अमोनिया के साथ क्रिया करके योगात्मक यौगिक देगा C6H5COONH4, ठीक है ना। और उसने कहा है कि इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म हीट करते हैं, ठीक है ना। और जब हीट करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं बनेगा C6H5CONH2, बेंजामाइड प्राप्त हो जाता है, प्लस आपका एक H2O बाहर हो जाता है, ठीक है ना। ये तीसरी अपक्रिया थी। अब चौथी अपक्रिया में कह रहा है एसेटल्डिहाइड को टालेन अपकर्मक में मिलाते हैं। एसेटल्डिहाइड सूत्र होता है हमारा CH3CHO प्लस Ag2O, ये हमारा टॉलेन अपकर्मक है।
बनेगा क्या, ऑक्सीकरण कर देगा CH3COOH प्लस 2Ag। 2Ag यानी Ag का ब्लैक PPT प्राप्त होता है, काला अवक्षेप प्राप्त होता है। नंबर 5 पर आपके कह रहा है, पांचवी एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं तो CH3COOH प्लस CaO एरोमार्क बन जाएगा, मेथेन बनता है CH4। गर्म करते हैं ना तो मेथेन बनता है CH4 प्लस CaCO3 अवक्षेप के रूप में बाहर हो जाता है। ये आपका हो गया छठवें के खा का क्या होता है ज। छठवें का अथवा है खा का अथवा कैसे प्राप्त करोगे, इसके बारे में लिखना है हमें कि कैसे प्राप्त करोगे। देखिए क्या कह रहा है, पहला है फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट बनाना है, ठीक है ना। फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट बनाना है तो 2HCOOH प्लस एरोमार्क लगाएंगे, एरोमार्क के ऊपर लिख देंगे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से अपक्रिया करवाते हैं तो बन जाएगा क्या, HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है ना। कैल्शियम फार्मेट मिल गया हमें, क्या मिला, कैल्शियम फार्मेट प्लस CO2 और प्लस H2, ठीक है ना। ये हमारा बैलेंस समीकरण हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है इसी में फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, तो फार्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं 6H2O प्लस 4NH3, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। एरोमार बन जाएगा CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O, ये हमारा बन गया यूरोट्रोपिन, इसका नाम है यूरोट्रोपिन, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। तीसरी बात कह रहा है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH प्लस इसकी PCl3 से अपक्रिया करवा देते हैं तो बन जाएगा 3CH3COCl प्लस H3PO3, ये हमारा समीकरण बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4 पर अपक्रिया है आपकी एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3 प्लस हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से अपक्रिया करवानी होगी NH2, इतना भाग हमारा निकल जाएगा और ये हो जाएगा CH3CH3C डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2, ये है एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है हमारा, कह रहा बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, सही से नहीं बनी थी, COOH प्लस इसकी Br2 से अपक्रिया करवाते हैं, F ही हमारा उत्प्रेरक का काम करता है तो हमें मिल जाता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल COOH और मेटा पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा प्लस आपका HBr, ये हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के का में कह रहा है अमोनिया का हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। तो ये आपको चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए में मिल जाएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, वहां से कर लेंगे। अथवा में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, अथवा में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए तथा सल्फर डाइऑक्साइड की निम्नलिखित में से अपक्रिया रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। ये अपक्रियाएं देनी है। पहले तो कह रहा है बनाने की विधि, विरचन मतलब होता है बनाने की विधि। कह रहा है सल्फर को वायु के साथ, सल्फर को S प्लस वायु के लिए O2 के साथ जलाने पर यानी गर्म करने पर SO2 प्राप्त हो जाते हैं, ये गैस के रूप में प्राप्त हो जाती है। बहुत सिंपल सी विधि है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है सल्फर को H2SO4 के साथ गर्म करने पर SO2 प्राप्त होती है।
तो सल्फर प्लस 2H2SO4, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हमें 3SO2 प्लस, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2 यानी जल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गई विरचन की विधियां। अब इसी क्वेश्चन में जोड़ रहा है कि इनके साथ अभिक्रिया देना है। तो अगर हम SO2 विरचन से इसमें लिखते हैं SO2 प्लस 2NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है Na2SO3 प्लस H2, ये बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है क्लोरीन गैस से अगर हम SO2 की क्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है SO2Cl2, ये प्राप्त हो जाता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो 2SO2 प्लस O2 एरो मार्कर 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये 7वें का कंप्लीट होता है। इसके आगे चलते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 का खा कह रहा हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, इतनी चीजें पूछ ली है। तो प्रोटीन का महत्व यानी कार्य लिखने हैं आपको। मुख्य स्रोत दालें होती हैं प्रोटीन के लिए, मांस, मछली, अंडे, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये सब 4 चीजें आपको देंगे। ये आपको सब चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएंगे, किसी भी मॉडल पेपर में देख लीजिएगा या फिर आपके नोट्स में मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। अथवा में कह रहा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, ये आपका इसी चैप्टर नंबर 14 में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है। और आगे कह रहा है ग्लूकोज तथा, उदाहरण से ग्लूकोज तथा स्टार्च में किस प्रकार विभेद किया जाता है, ये सब आपको आंसर चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऐसी ध्यान से देखते रहिए और आप अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।